मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और मैं आपके आगे है उर्दू हिंदी ज़बान में एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं और उसका नाम है हाइपरबैरिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल एब्सेस। ये थोड़ा सा इस पे पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मेडिकल सोसाइटी, हाइपरबैरिक मेडिकल सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और वो काम कर रही हैं इस हवाले से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक अच्छी सी वीडियो हमारी लोकल ज़बान में हो, फिर इंग्लिश में भी इंशाल्लाह हमारी वीडियोस का सिलसिला चल रहा है तो वो भी इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा उसी तरीके से। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले ये जो हाइपरबैरिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल एब्सेस है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके आगे ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो हाइपरबैरिक क्या कहते हैं या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, ये हम इंट्राक्रैनियल एब्सेस में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर जब सेरेब्रल एब्सेस होता है, सबड्यूरल एम्पाइमा होता है, एपिड्यूरल एम्पाइमा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें जो 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 मतलब ये कि इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो एक जगह पे मौजूद होता है, फोकल होता है, एनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन होता है अगर सेरेब्रल पैरेन्काइमा का। तो इसमें आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगाई है या हेलीमेंथ है, तो ये या इसी तरह की जो मतलब कि ये जो होती है इसमें हम ये हाइपरबैरिक इवैल्यूएशन भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं इंट्राक्रैनियल एब्सेस की, या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपके आगे ये बात रखना चाहता हूँ कि जो इसका जो इंसिडेंस है वो जो बहुत ही डेवलप कंट्री हैं सच जैसे यूएस है, एक डेवलप कंट्री माना जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूरोसर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसमें ये देखा गया है कि ये 1 से 2% लोगों को होता है ये मसला, इस तरह की प्रॉब्लम जो मैंने आपके आगे रखी 1 लाख लोगों में। तो यूँ समझें कि ये जो लोग होते हैं ये ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको HIV एड्स है या इम्यूनो डेफिशिएंट हैं, या समझ लें कि उनका इंट्राक्रैनियल एब्सेस डेवलप हो गए हैं कुछ और वजह के तहत भी। तो ये जो इंट्रासेरेब्रल एब्सेसेस उनको डेवलप हो गए हैं, तो इसमें किस तरह से मतलब ये कि इलाज किया जा सकता है। और मेरा मकसद ये जो वीडियो आपके आगे लाने का मकसद था कि जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है इसको हम सबसे पहले हम किस तरह से ब्रेन एब्सेस को पहचानते हैं, किस तरह से हम हाइपरबैरिक टेक्निक यूज़ करते हैं ब्रेन एब्सेस में, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जो लिमिटेशंस हैं क्या कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की, वो क्या क्या हैं, और एज अ टीम हम कैसे टीम डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपके आगे रखना चाहता हूं कि जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है ये इंट्राक्रैनियल एब्सेस में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे जब सेरेब्रल एब्सेस हो, सबड्यूरल एम्पाइमा हो, एपिड्यूरल एम्पाइमा हो, या ये समझ लें कि किसी एक फोकल एरिया में एनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन हो रहा हो सेरेब्रल पैरेन्काइमा में, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हों जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगाई है या हेलीमेंटिस है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका एक रोल है, वो क्या रोल है मैं आपके आगे रखता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरी दुनिया में जो डेवलप लोग हैं उधर ये तकरीबन 1 से 2% 1 लाख लोगों में ऐसा होता है, और ज़्यादातर वो लोग इफ़ेक्ट होते हैं जिनको इम्यून डेफिशिएंसी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर HIV के जो पेशेंट्स होते हैं, एड्स के पेशेंट जो हैं उनको जो है ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ये इंट्राक्रैनियल एब्सेस होने के। वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म जो कि इन्वेड करता है ब्रेन को, वो डायरेक्ट स्प्रेड जो होती है वो तकरीबन 20 से 60% केसेस में देखी गई है। और ये टिपिकली इन्फेक्शन जो होता है ये साइनसाइटिस, ओटाइटिस या मैस्टोडाइटिस या डेंटल इन्फेक्शन जो होते हैं उनकी वजह से होता है। ये डायरेक्ट करते हैं, मतलब कि साइनसाइटिस है वो भी करीब है ब्रेन के, ओटाइटिस है, मैस्टोडाइटिस है, डेंटल इन्फेक्शन है, ये बहुत करीब है, तो ये डायरेक्ट इन्वेड कर जाते हैं। ब्रेन एब्सेस जो होते हैं, ब्रेन एब्सेस जो होते हैं वो आमतौर पे हेमेटोजीनस सीडिंग या क्रेनियल ट्रॉमा
की वजह से भी होते हैं, जैसे कि मल्टीपल एब्सेस हमने देखे हैं, वो ख़ास तौर पे स्टेफ्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस और स्टेफ्लोकोकस के जो वजह से होते हैं। इसमें जो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडांस बहुत ज़्यादा या विरिडेंस कह लें, जो भी है। स्टेफ्लोकोकस ऑरियस है, ये स्ट्रेप्टो में विरिडेन और स्टेफ्लो में ऑरियस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन काउंट होते हैं डायरेक्ट इन्फेक्शन कराने में। एनारोब्स जो हैं उनका भी जो है रोल है ब्रेन एब्सेस में, जो कि समझ लो कि नॉर्मल फ्लोरा से हमारे चले जाते हैं। अगर कोई टीयर बन जाता है तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, कोई लिंक बन जाता है। इसी तरह जो एनारोब्स होते हैं ये जो है जो ब्रेन एब्सेस कराते हैं, ये भी बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इनका भी अपना एक नंबर होता है। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यूनो स्टेटस जो है वो समझ लें कि थोड़ा वीक है, उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरियल एब्सेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और जबकि हमने ना जो समझ लें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में भी ना देखे हैं और उनको काफ़ी को ट्रीट भी किया है। जबकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में तो हर तरह का ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व हो जाता है और वो नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, वैसे ये जो है बहुत ही कॉमन कंडीशन नहीं है, इसमें मॉर्टेलिटी डेफिनेटली हाई रहती है अगर ब्रेन एब्सेस हो। और सिस्टेमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करें तो जो प्रोग्नोसिस है पेशेंट की ब्रेन एब्सेस के साथ वो बहुत ज़्यादा है। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि पिछले 6 सालों से जो कि है ना मतलब ये कि इनका जो मतलब ये कि ख़तरनाक हद तक जो इसमें जो है क्या कहते हैं इजाफ़ा ही देखा गया है कि ये जो है बढ़ते जा रहे थे। फिर अभी थोड़ा सा इनको रोक लगा है और ये ना काफ़ी हद तक सही ट्रीटमेंट की वजह से इनका मतलब ये कि इफ़ेक्ट कम हुआ है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इधर रोल प्ले कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ना हमें आजकल सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जिससे हम फ़ौरन बीमारी को पहचान जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे ये बात भी कहूँ कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ना इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं, ऐसी मतलब ये कि सर्जिकली ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत सारे सर्जिकल इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। उसकी वजह से भी अब हम अच्छे से इसको डील कर सकते हैं। ख़ास तौर पर न्यूरोलॉजिकल सर्जिकल टेक्निक्स हैं या एंटी माइक्रोबायल थेरापीज़ हैं या और दूसरी थेरापीज़ हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक थेरापी की बात अभी थोड़ी देर में करने लगा हूँ, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंडिकेशन क्या क्या होती है, मैं इधर चूँकि सारी एब्सेस को सर्जिकली एंटीबायोटिक से ट्रीट करने के लिए नहीं है किया, ये मैंने असल में जो मेरा ये टॉपिक का मकसद है वो है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड है, वो थोड़ा सा मैं आपसे आगे बात करता हूँ। और इंट्राक्रेनियल एब्सेस में तो ये है, लेकिन ये समझें कि अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट हो, मतलब बंदा कॉम्प्रोमाइज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो उसको मल्टीपल एब्सेस हों, एब्सेस जो हैं उसको डीप या ना डोमिनेंट लोकेशन में हो, पेशेंट जो है उसमें सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो रही हो, पेशेंट जो है उसका पुअर सर्जिकल कैंडिडेट हो, ऐसा पेशेंट जो कि मतलब ये कि कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा हो एक आम सर्जरी पर या एंटीबायोटिक पर, तो ऐसे मरीज़ों की इंडिकेशन बनती है। मतलब कि बहुत आसान है समझना कि देखें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो नहीं सकती, सर्जरी हुई एंटीबायोटिक दी नहीं फ़ायदा हो रहा, एब्सेस बहुत सारे हैं, या फिर एब्सेस इतने डीप हैं कि और डोमिनेंट लोकेशन में कि आप फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकते हैं, या सर्जिकल कॉन्ट्रा इंडिकेट मैंने बोल दिया वैसे ही, या वैसे ही पेशेंट जो है पुअर कैंडिडेट है सर्जरी के लिए। तो ये जिस तरह भी वैरायटी आएगी आपका अल्टरनेट ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ये जो ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी की है वो ये है कि अनट्रीटेड नीमोथोरैक्स, अगर पेशेंट को नीमोथोरैक्स है और वो ट्रीट नहीं हुआ हुआ, तो फिर अगर ट्रीट हुआ हुआ है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बस वही एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जबकि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप क्लस्ट्रोफोबिया जो पेशेंट होते हैं वो डेफिनेटली वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, एसिम्प्टोमेटिक पल्मोनरी वैल्व्स हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ पे वो पल्मोनरी वैल्व्स नज़र आ रहे हैं आपको, अपर रेस्पिरेटरी या साइनस इन्फेक्शन है,
कान का ये एयर या थोरेसिक सर्जरी हुई है अभी हाल ही में, अनकंट्रोल्ड, मतलब ये कि है ना, मतलब कि उसका कोई इवेंट चल रहा है जिसमें वो कंट्रोल ब्लड प्रेशर या शुगर या ऐसी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में नहीं दे सकते, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और सब वैसे क्लिनिशियन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कि बताकर फैमिली को उससे डिस्कस करके उनसे मशवरा करके इसका बहुत 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 ज़्यादा क्या कहते हैं रोल है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो मैंने बता दी। अब टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट देखें, ये जो हाइपरबैरिक मेडिकल सोसाइटी एक बनी हुई है, या इसे हम अंडर सी एंड हाइपरबैरिक मेडिकल सोसाइटी कहते हैं। ये जो हाइपरबैरिक मेडिकल सोसाइटी है ये बताना चाह रही है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो है वो आप देते हैं 2 से, मतलब ये कि तकरीबन 2.2 से लेकर 2.5 मतलब के प्रेशर होता है उसका, और ऑक्सीजन जो एडमिनिस्टर करते हैं वो टोटल 60 to 90 मिनट्स पर ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट में आप 60 to 90 मिनट में आप ये ऑक्सीजन देना है। प्रेशर 2 से 2.5 तक होगा, और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो दिन में 1 दफ़ा भी और 2 दफ़ा भी दी जा सकती है। वैसे इसी को क्लियर अभी तक गाइडलाइन है नहीं कि कितनी ट्रीटमेंट दी जा सकती हैं इंट्राक्रेनियल एब्सेस में, लेकिन एक बड़ी सीरीज़ हुई है जिसमें इंट्राक्रेनियल एब्सेस में इन्होंने ट्रीट किया है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की मदद से, और वो जो है तकरीबन मरीज़ जो थे बहुत ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन 20 एक मरीज़ थे, और न मतलब ये कि वैसे उनमें कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस भी नहीं था उन पेशेंट को। तो जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग थी और क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखा तो हाइपरबैरिक थेरेपी से पेशेंट्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। तो ये बात है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं आपको पता है कि मिडिल एयर का जब हाइपरबैरिक आप ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उससे मिडिल एयर बैरोट्रामा हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की। और ये ट्रीटमेंट जो है आपको ट्रॉमा जो है आपको मुस्तकिल अक्सर बेशतर आप देखते रहते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो मल्टीपल टाइम जाते हों हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के लिए और इनमें बैरोट्रामा होता है। साइनस बैरोट्रामा जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और इसी तरह से ये जो पेशेंट होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या एलर्जिक राइनाइटिस भी इसमें ये कॉम्प्लिकेशन का सबब, कॉम्प्लिकेशन है, वन ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट जो कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि उनको अगर न किसी को पल्मोनरी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का मसला होता है, किसी को चेस्ट टाइटनेस का मसला हो जाता है, किसी को मतलब ये कि और पल्मोनरी बैरोट्रामा का मसला हो जाता है। तो कहने की बात ये है कि ये वैसे ये जो है ना अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप ये समझना चाह रहे हैं, आप इस पर बात करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो है ये बहुत ही समझ लें कि रेयर है, और वैसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन में भी तब्दील हो सकता है, और कभी सीजर्स भी हो सकते हैं। और इन्होंने तकरीबन समझ लें कि 62,000 से भी ज़्यादा सेशन किए हैं तकरीबन 2,500 पेशेंट्स के, और इन पेशेंट में उन्होंने जो सीजर्स में देखा है वो एक ही पेशेंट को देखा, यानी कि ये हो सकता है कि इसकी वजह से ना हुआ हो, किसी और वजह से हुआ हो। अब जबकि आपको पता है कि ना जो पेशेंट जो होता है वह हाइपरबैरिक एक्सपोजर पे रहता है तकरीबन 60 से लेकर 90 मिनट्स तक, और प्रेशर भी जो है वो 2.8 2.5 ATA के करीब होता है, यानी कि ये उनका तरीका है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं आप मैनेज कर सकते हैं इस तरह से कि थोड़ा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम कर दें, या एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन शुरू कर दें, या मतलब थोड़ा प्रेशर कम कर दें। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं मैनेज। एक और अब जैसे जैसे इस पर रिसर्च होगी और आगे काम होगा तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नज़र आएंगे। इसी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मैं थोड़ी बात करूँगा कि मुख्तलिफ़ सर्कमस्टांसेस में, ख़ास सर्कमस्टांसेस में जब कॉम्प्लिकेशन भी मौजूद होते हैं इस मेजर थेरेपेटिक मसले की वजह से,
तो मोर्टेलिटी रेट में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। साथ ही साथ पेशेंट ने ये देखा है कि कंजर्वेटिव अप्रोच है इस ट्रीटमेंट का और पेशेंट में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई है। एक स्टडी ने तो यहाँ तक साबित किया है कि है ना, अगर प्रॉपर मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलती रहे और सर्जिकल और न्यूरोलॉजिकल आप सिक्वली भी चेक करें तो तकरीबन ये पेशेंट को काफ़ी अच्छे नंबर्स तक इनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी रिसर्च चल रही है। इसको आप एक एडजुवेंट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के तौर पे भी ना कंसीडर कर सकते हैं और ये एक एडिशनल बेनिफिट देती है मैनेजमेंट ऑफ द इंट्राक्रेनियल एब्सेस थेरेपी में, जिसे मैं थोड़ा सा यूँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो हाइपरबैरिक थेरेपी का होता है इसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक मतलब कि सिर्फ एंटीबायोटिक के अपने मसले हैं, अगर कंबाइन थेरेपी करते हैं तो उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ये कि एंटीबायोटिक जो होता है वो तमाम एंटीबायोटिक जो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इस्कीमिक टिश्यू होने की वजह से, एब्सिस होने की वजह से फिर एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाता। तो बात यह है कि ऐसे हालत में इंट्राक्रेनियल एब्सिस जो होता है वो वैसे ही हाइपॉक्सिक होता है, एसिडिक होता है और मतलब ये कि वहाँ तो फिर इफ़ेक्ट जो होता है वो एंटीबायोटिक का वैसे भी ना होने के बराबर रह जाता है। तो कहने की बात ये है कि ये जो ना हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब जहाँ एब्सिस है वहाँ पे जो है इम्यून फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ अगर हुआ है तो ये ऑक्सीजन टेंशन भी कम होने की वजह से बैक्टीरियल एब्सिस है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स भी उनकी भी फाइगोसिटिक एक्टिविटी या कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से फाइगोसिटिक एक्टिविटी और कम हो जाती है। तो कहने की बात है यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत तो होती है। कंबाइन मैं ज़्यादातर इस फेवर में हूँ कि कंबाइन थेरेपी पे रखा जाए, लेकिन बहरहाल सिर्फ हाइपरबैरिक एक्टिविटी विद एंटीबायोटिक भी बहुत बड़ा रोल है और इस पे वो लोग काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी काम कर रही है। तो मैंने कहा हमें पता होना चाहिए एज अ न्यूरो सर्जन्स के इसमें बदकिस्मती से ये जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ये डायरेक्टली एड्रेस करते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को। ख़ास तौर पे जो एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ये भी करेक्ट हो जाता है। ख़ास तौर पर टिश्यू का हाइपॉक्सिया ठीक हो जाता है, बैरोस्टैटिक इफ़ेक्ट भी क्रिएट हो जाता है और एक तरीके से बैक्टीरियोसाइडल इफ़ेक्ट भी इसकी वजह से मिल जाता है। ख़ास तौर पे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में तो बहुत ही अच्छा है। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये असल में आपकी एंटीबायोटिक एजेंट्स का भी जो इफ़ेक्ट है उसे बढ़ा देती है। न्यूट्रोफिल्स मेडिएटेड फाइगोसाइटोसिस को भी बढ़ा देती है। वैसे भी जनरल मैक्रोफेज का इफ़ेक्ट भी बढ़ा देती है। अच्छा, हाइपरबैरिक थेरेपी जो होती है वो थोड़ी सी वेजो कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डोज डिपेंडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट भी मिलते हैं इसके। तो कहने की बात ये है कि फोकल ब्रेन स्वेलिंग भी ये किसी हद तक कम कर देती है, लेकिन मैं ऐसा ब्रेन स्वेलिंग के तौर पे नहीं ले रहा, लेकिन ख़ास तौर पे जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं उसको मैं ले रहा हूँ। अच्छा, वैसे इसका लिमिटेड आउटकम डाटा है। वैसे जो एडजुवेंट हाइपरबैरिक थेरेपी है ये जो ट्रीटमेंट में इंट्राक्रेनियल एब्सेस में हम यूज़ करते हैं ये आजकल जो है समझ लें कि बहुत जगहों पर बहुत सारे सेंटर्स में इस्तेमाल हो रही है। ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और डाटा ये शो भी कर रहा है कि इसमें जो आउटकम है पेशेंट्स का वो समझ लें कि ना वो उससे काफ़ी मतलब मॉर्बिडिटी भी कम हुई है, पेशेंट की मॉर्टेलिटी भी कम हुई है। तकरीबन 80% जो पेशेंट होते हैं इस एडजुवेंट हाइपरबैरिक थेरेपी से ये ना प्री मॉर्बिड स्टेट से वापस आ गए हैं, यानी बेहतर हो गए हैं। प्री मॉर्बिड हालत में जा रहे थे और फिर बेहतर हुए हैं और ना उनके मुकाबले में जो कि नॉन हाइपरबैरिक ग्रुप था तो उनके मुकाबले में बहुत अच्छा। ये जो हाइपरबैरिक थेरेपी होती है, ऑक्सीजन हाइपरबैरिक थेरेपी, ये जो है नॉन इन्वेसिव थेरेपी है और इंट्राक्रेनियल एब्सेस में इसका रियली बहुत अच्छा रोल है। नो डाउट कि इसमें लिमिटेड नंबर्स हैं, हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम किसी तरीके से भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इंट्राक्रेनियल एब्सेस में वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं
और ये हमें जब ऑप्शन मिलता है तो मैं समझता हूँ इसे हासिल करना चाहिए, और इसको हमें अगर अपने सेंटर्स में अगर हम अवेलेबल करवा सकें तो करवाएं और उसको यूज़ करें। पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्फेक्शन है, इंडिया में भी काफ़ी इन्फेक्शन है, तो उसको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम अपनी बेहतरी की तरफ ले जाना चाहें तो ले जाया जा सकता है। मैं थोड़ी सी बस 2 जुमले और थोड़ा बोल के ये वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये ब्रेन एब्सेस जो होते हैं ये मैनेज होते हैं एंटीबायोटिक से और ड्रेनेज से। चूँकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें ये इनकी मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है, तो इधर हमारे को इसमें एक टीम डेवलप करनी चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ का तो रोल बहुत ज़्यादा होता ही है इसमें, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, और जो है जो मैं समझता हूँ कि बैरो ट्रॉमा थेरेपिस्ट, सॉरी ये जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपिस्ट जो है इनको भी इंडक्ट करना है, और हमें समझना है कि ये जो बैरो ट्रॉमा को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, और हमें समझना है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया जा सकता है या उसको बेहतर किया जा सकता है। डोज एडजस्ट करनी है ह्यूमन टू ह्यूमन, और उसके इफ़ेक्ट्स को चेक करना है, उसको नोटिफाई करना है ताकि आगे चल के काम आ सके। उम्मीद करता हूँ मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेने की कोशिश की है, जो कि हमने अपनी ट्रेनिंग में नहीं पढ़ाई की थी उसकी, लेकिन बाद में मैंने इसको टॉपिक को आपके आगे रखा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।